हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम अब सेकेंड पार्ट में जो लेक्चरर कैडर एग्जाम था 2016 पंजाब का, जिसका हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेट ए डिस्कस किया था, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अब जो क्वेश्चन नंबर 21 था सेट ए के अंदर, वो ये था कि अगर टाइट्रेशन हो रही हो ऑक्सैलिक एसिड और एसिडिफाइड KMnO4 के बीच, तो मैग्नीशियस सॉल्ट बनेगा जो उसके अंदर, वो कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। तो ये किस, जो मैग्नीज सॉल्ट है दैट इज Mn2 पॉजिटिव सॉल्ट, ये किस तरीके का कैटलिस्ट है। तो इसके अंदर आपने एग्जांपल ये नोट करना है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फिनोमेना ऑफ ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस का मतलब होता है कि कई बार रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट ही रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, मतलब उसके रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर देता है। या तो उसी सेम रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, या उसके साथ किसी भी कपल्ड रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है वो। तो अगर किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट उसी सेम रिएक्शन के रेट को चेंज करे या उसके साथ कपल्ड रिएक्शन के रेट को चेंज करे, तब हम उस सब्सटेंस को या स्पीसीज को बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। तो जैसा कि KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का केस है, तो KMnO4 के अंदर जो MnO4 नेगेटिव आयन दैट इज पर मैग्नेटेड आयन है, वो एसिडिक मीडियम में मैग्नीज की +7 स्टेट है और वो है एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करके Mn2 पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सलेट आयंस हैं जो उनको ऑक्सीडाइज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा। तो ये पूरी रिएक्शन होगी। तो जैसे ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव बनेगा, और Mn2 पॉजिटिव इन दोनों की रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। तो जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में Mn2 पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे वैसे रिएक्शन का स्पीड अप होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब हम KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो जो लास्ट आपके इक्विवेलेंस के पॉइंट के जब आप नजदीक पहुंच रहे हो या एंड पॉइंट के नजदीक पहुंच रहे हो, तो वहां पे बहुत केयरफुली एडिशन करना होता है KMnO4 का, क्योंकि इवन ए सिंगल ड्रॉप से आपका जो पर्पल कलर का सोल्यूशन था KMnO4 का, वो आपके एंड पॉइंट पे एकदम से पिंक में चेंज हो जाएगा। तो वहां पे बहुत केयरफुली एडिशन की जरूरत है, क्योंकि वहां पे जाके रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, और उस रिएक्शन को फास्ट करने वाली स्पीसीज कौन है, Mn2 पॉजिटिव, जो रिएक्शन का क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट है। तो जब किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही रिएक्शन को कैटालाइज करे, या किसी उसके साथ जो कपल्ड रिएक्शन है उसको कैटालाइज करे, तब हम उस फिनोमेना को बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो Mn2 पॉजिटिव जो स्पीसीज इस रिएक्शन में बनेगी, वो बेसिकली ऑटो कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये स्पेसिफिक एग्जांपल ऑटो कैटालिसिस से क्या था, लिंक था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, वो है अबाउट द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जब ऑयल्स की होती है, तो पूछा गया कि उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। ये बहुत कॉमन एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम ऑयल की जब हार्डनिंग करते हैं और उससे हम सॉलिड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं उसे, तो हार्डनिंग ऑफ ऑयल के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब हम उसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस इसीलिए पास करवाया जाता है ताकि इसके अंदर अनसैचुरेशन को कंट्रोल किया जाए, ताकि ऑयल को लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि जितना अनसैचुरेशन ज्यादा होगा ऑयल के अंदर, उतने ही उसकी ऑक्सीडेशन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जो इनकी ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनकी कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन की जाती है। तो हाइड्रोजिनेशन के लिए इस प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है, वो यूज होता है निकल। तो जबकि जब भी ऑयल्स की हार्डनिंग होती है या हाइड्रोजिनेशन होती है, तो उस प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है निकल। वैसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजिनेशन में कॉमनली यूज कैटालिस्ट हैं जो वो निकल भी यूज होता है,
प्लेटिनम भी यूज होता है और प्लेडियम भी यूज होता है हाइड्रोजनेशन में मोस्टली, बट ये स्पेसिफिक एग्जांपल था ऑयल से रिलेटेड, तो वहां पे सबसे जो सूटेबल कैटालिस्ट है वो है निकल। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद जो अगला हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व किया गया CCl4 के अंदर और उसका जो हाफ लाइफ टाइम मिला हमें वो मिला 2.5 आवर्स, जब रिएक्शन हो रही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाउ मच सब्सटेंस विल लेफ्ट आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स बाद कितना सब्सटेंस बचेगा ये हमें पूछा गया है। अगर सब्सटेंस का इनिशियल वेट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन मान लें हम उसे वो 160 ग्राम हो, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे बेसिकली कुछ भी मेंशन नहीं है, बट ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। अगर इसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास हो तो कोई भी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में nth हाफ लाइफ टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो बच जाती है लेफ्ट कंसंट्रेशन, वो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n। n यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं। तो इस बेस पे अगर आप देखोगे तो आपको टाइमिंग 10 घंटे दी गई है और एक हाफ लाइफ टाइम 2.5 आवर्स का, इट मींस 10 घंटे में जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगी, ठीक है, वो कितनी होंगी 10 डिवाइड बाय 2.5, इट मींस 4 हाफ लाइफ टाइम होंगे 10 घंटे के अंदर। तो 10 घंटे बाद जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी 160 ग्राम, तो 10 घंटे में 4 हाफ लाइफ है तो कितनी कंसंट्रेशन बचेगी 160 ग्राम डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16, तो वो कंसंट्रेशन बचेगी आपकी 10 ग्राम। तो इस वे से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर किसी भी रिएक्शन के लिए nth हाफ लाइफ के बाद आपको रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी वो पूछा जाए, तो आप फार्मूला अप्लाई करोगे इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n। और ये स्पेशली केस है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो भी किनेटिक्स से ही रिलेटेड है और उसमें कोलिजन थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया। कोलिजन थ्योरी जो है रिएक्शन रेट के लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, और हमें क्वेश्चन भी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए पूछा गया। सबसे पहले अगर हम इसके थोड़े से बेसिक्स देखें तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन्स पे। रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इफेक्टिव कोलिजन्स, और इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन्स होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। अब किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए उसे दो पैरामीटर पे खरा उतरना जरूरी है, एक एनर्जी और दूसरा है ओरिएंटेशन। एनर्जी के फैक्टर के अकॉर्डिंग वही रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन्स कर सकते हैं जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, और वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो, और इसे हम डिनोट करते हैं स्टीरिक फैक्टर से। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने कोलिजन्स हो रही हैं टोटल, और उन कोलिजन्स में से कितनी इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अगर हम रफली देखें तो रेट किसी भी रिएक्शन का कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो इस पे डिपेंड करता है। फिर सभी कोलिजन्स कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, उसमें से कुछ कोलिजन ही क्या है कैपेबल हैं प्रोडक्ट बनाने के, और उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और अगर मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लिखूं तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो होगा k into collision frequency z into f, that is the fraction of molecules having energy greater than or equal to threshold energy multiplied by steric factor। और जो f होता है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं by the using Maxwell Boltzmann distribution, that is f is equal to exponential raised to power minus EA by RT into P। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो अगर इस बेस पे अब हम इसके ऑप्शन डिस्कस करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिएक्शन इन गैसीय स्पेस आर ऑलवेज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जरूरी नहीं भी गैस स्टेज में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। दूसरा है रिएक्शन रेट्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड, तो जितनी मॉलिक्यूल्स की स्पीड हो उतने ही रिएक्शन के रेट होते हैं, ये भी ट्रू नहीं है। तीसरा पॉइंट है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजंस पर सेकंड, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। रिएक्शन अकर विद एवरी मॉलिक्यूलर कोलिजन, हर एक मॉलिक्यूलर से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं है सिर्फ अफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। तो इन सभी में से जो ज्यादा कंसेप्ट वाइज मैच कर रहा है वो ऑप्शन सी है। बेसिकली ऑप्शन में ये होना चाहिए था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजंस, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आना चाहिए था, बट इन चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट वाइज नजदीक है वो है ऑप्शन सी। तो 24 का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वो भी रेट लॉ पे बेस है और केमिकल किनेटिक्स से ही क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको NO2 प्लस CO चेंजेस टू NO प्लस CO2 इस रिएक्शन का रेट लॉ दिया गया है, और आपको रेट लॉ जो दिया गया है इस रिएक्शन का, उसके अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो होगा A इंटू NO2 रेज टू पावर 2। तो रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर होती है उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। दूसरा आप देखो भी, अगर इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कोलाइड कर रहे हैं, वो भी 2 है, इसका मतलब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो भी कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर इस रिएक्शन को देखो आप, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, और ऑर्डर में अगर आप देखो सिर्फ कंसंट्रेशन वाली टर्म कौन अपीयर हो रही है, NO2 ही अपीयर हो रही है, CO अपीयर नहीं हो रहा। इट मीन CO की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस बेस पे अगर आप करेक्ट इसकी ऑप्शंस देखोगे तो पहला है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, ये सही है बात। ऑर्डर इज आल्सो 2, ये भी सही है बात। सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज रिएक्टिंग, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज रिएक्टिंग, वन मॉलिक्यूल ईच रिएक्टेंट का रिएक्ट नहीं कर रहा रेट लॉ में, आप देखो सिर्फ NO2 ही रिएक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड में बायोमॉलिक्यूलर है, ऑर्डर इज आल्सो 2, ये भी सही है, ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ NO2, ये सही है, क्योंकि रेट लॉ में सिर्फ NO2 ही अपीयर हो रहा है। तीसरे में जीरो मॉलिक्यूलरिटी, जीरो तो नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, सिर्फ कंट्रीब्यूशन NO2 का है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों ही रिएक्शन के 2-2 हैं। ऑर्डर हमें रिएक्शन का रेट लॉ से पता चलता है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बेस है, और मॉलिक्यूलरिटी हमें पता चलती है सिंपल रिएक्शन के केस में रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से। तो ये भी क्वेश्चन था किनेटिक्स से रिलेटेड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो सिंपली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था, और ये पूछा गया था कि विच लॉ स्टेट दैट ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन दी सेम एलिमेंट्स। किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट सेम रहते हैं, चाहे उसके बनने का कोई भी मेथड हो, और कंबाइंड इन दी फिक्स रेशियो बाय द मास। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली जो लॉ की स्टेटमेंट है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको बनाने वाले एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, और उनके जो वेट की रेशियो रहेगी कार्बन और ऑक्सीजन के इस कंपाउंड में, दैट इज 12 into 32 विच इज 3:8 रहेगी हमेशा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का कोई भी सोर्स हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कहाँ से आ सकता है, रेस्पिरेशन से भी आ सकता है। लाइमस्टोन को अगर हम हीट करेंगे तब भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन की कंबस्टन होगी इन दी एक्सेस ऑफ, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का कोई भी मोड हो उसमें हमेशा एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन होंगे, कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगी, और उनके एलिमेंट्स की जो मास या वेट की रेशियो होगी वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 बेस था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे। तीसरे क्वेश्चन में हमें मोर सॉल्ट जो कि फेरस अमोनियम सल्फेट होता है उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है। तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय, अगर वो एसिड हो तो बेसिसिटी से डिवाइड होता है, बेस हो तो एसिडिटी से डिवाइड होगा, और अगर एसिड या बेस की बात नहीं कर रहे तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे जितने वो गेन या लॉस कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो अब आप देखो भी मोर सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है फेरस आयन,
तो जब मोर सॉल्ट केमिकल रिएक्शंस में रिएक्ट करता है तो Fe2 पॉजिटिव आयन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो Fe2 पॉजिटिव आयन यानी कि फेरस आयन किसमें चेंज हो जाते हैं, फेरिक सॉल्ट में। तो मोर सॉल्ट जब भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है तो फेरस आयन चेंज होते हैं फेरिक सॉल्ट में, और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, फेरस आयन जो मोर सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। इट मींस मोर सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इनमें जो डिवाइडिंग फैक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है और इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि सरफेस केमिस्ट्री और कोलाइडल पार्टिकल से रिलेटेड कंसेप्ट पे बेस है कि कोलाइडल पार्टिकल ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, और यही ब्राउनियन मोशन कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का कारण है। और ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, और इस रैंडम मोशन के कारण ही कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसी वजह से कोलाइडल पार्टिकल कंटेनर के बॉटम पे सेट नहीं होते। बट सस्पेंशन ये फिनोमेना शो नहीं करते, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं, हैवी होते हैं डिस्पर्शन मीडियम से। ठीक है, इस वजह से वहां पे ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलता सस्पेंशन के अंदर। तो सस्पेंशन के पार्टिकल का हैवियर नेचर होने के कारण वहां पे जो हमें मोशन है ब्राउनियन मोशन सस्पेंशन में देखने को नहीं मिलती। उसके पार्टिकल कंटेनर के बॉटम पे ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है कि कोलाइडल एंड डिस्पर्शन पार्टिकल्स कैरीज अपोजिट चार्ज, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। वैसे यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए था डिस्पर्शन फेज के जो पार्टिकल हैं वो हैवियर हैं किससे, डिस्पर्शन मीडियम से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अब हमें पूछा गया सस्पेंशन के बारे में, तो हम कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल। तो वो हैवियर होते हैं किससे, डिस्पर्शन मीडियम से, इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल में तो ब्राउनियन मोशन मिलती है, सस्पेंशन में नहीं मिलेगी। सी में लाइटर कहा गया है, तो इसमें से सभी में से करेक्ट ऑप्शन है बी। पर यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल की जगह होना चाहिए था डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल, जो कि हैवी होते हैं किससे, डिस्पर्शन मीडियम से। फेज बेसिकली किससे मिलता जुलता है, सल्यूट से, सॉल्यूशन के केस में। और मीडियम हम टिपिकली यूज करते हैं जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, जो वहां पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट दी कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेशन से रिलेटेड फिनोमेना। तो इस पे आपने नोट करना है, बहुत फेमस हार्डे-सिक्ल्यूज लॉ है जो इस पे अप्लाई होता है। पहली बात तो कोगुलेशन कराने वाला आयन हमेशा अपोजिट चार्ज कैरी करता है, किससे, कोलाइडल सोल से, अपोजिट चार्ज का होता है। और नंबर 2, जितनी ग्रेटर वैलेंसी होगी, वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, उतनी हुई उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। वो इजीली क्या कर देगा, कोगुलेशन कर देगा। तो अगर आप देखो, आपको जो सोल दिया गया है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल दिया गया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल होता है पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो इसको जो कोगुलेट करवाने वाला आयन होगा वो इससे अपोजिट चार्ज का होगा, मतलब इसको कोगुलेट करवाएगा कौन, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के नेगेटिव चार्ज देखो, ACl का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है Cl नेगेटिव, PNO3 का है NO3 नेगेटिव, और जो आपको ये वाला एग्जांपल दिया गया है इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है FeCN6 3 नेगेटिव, जो कि है फेरिसाइनाइड। और लास्ट आपको ऑप्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी आपको 3 मिलेगी, और इन दोनों की वैलेंसी 1 है। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, और उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू वाला कौन है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज है। तो आपका इस केस में करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। बेस था ये फेमस
हार्डे-सिक्लूज लॉ पे, क्वेश्चन नंबर 29। फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट केस देखते हैं, वो है based on again surface chemistry, और ये typically based है क्वेश्चन किस पे, लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पे। लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म सबसे फेमस इस वजह से है कि उसमें ये माना जाता है कि जो आपका एडसॉर्बिंग सरफेस है, उसके सरफेस पे जो गैस आके एडसॉर्ब होगा सॉलिड के सरफेस पे, अगर वो आइडल बिहेव करेगा तो सरफेस पे क्या बनाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा। ये सबसे इसका बेसिक पॉइंट है अगर हम लैंगमेयर के आइसोथर्म के बारे में डिस्कस करें। तो जब गैसेस सॉलिड के सरफेस पे क्या होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर होगा सॉलिड के सरफेस का, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस जो कवर्ड होगा किससे, गैस से, वो होगा थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर हम इसमें देखते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेशन होता है के कांस्टेंट, दैट इज द फॉरवर्ड प्रोसेस डिवाइड बाय बैकवर्ड की रेशियो, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A डिवाइड बाय 1 प्लस K इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A। A गैस जो सॉलिड के सरफेस पे क्या हो रहा है, एडसॉर्ब हो रहा है। तो ये फेमस एक्सप्रेशन है लैंगमेयर के आइसोथर्म के लिए। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट इज गैस को थीटा के साथ प्लॉट करें, तो लैंगमेयर के केस में हमें इस तरीके की कर्व देखने को मिलती है। लो प्रेशर के जोन पे जो आपका थीटा है, ठीक है, वो बेसिकली फॉलो करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर को, मतलब वो केपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे पहुंच के जो थीटा की वैल्यू है आपकी इस एक्सप्रेशन को फॉलो करती है। और हाई प्रेशर के जोन पे जो थीटा है वो फॉलो करता है किसको, जीरो ऑर्डर ऑफ प्रेशर को। वहां पे प्रेशर से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो हाई प्रेशर के जोन में अगर आप देखोगे तो वैल्यू एक लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया। पहले जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ज्यादा सरफेस सॉलिड का क्या होगा, गैस के साथ कवर अप होगा। तो प्रेशर के साथ थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बट हाई प्रेशर पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट अचीव कर जाएगी, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 30 में ये देखना है कि जो आपका गैस है वो जब सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहा है, तो सरफेस पे एडसॉर्ब होने के बाद पहले आपको लगातार प्रेशर के बढ़ने के साथ इंक्रीज मिलेगा, बाद में वो एक लिमिटिंग वैल्यू को कैच कर रहा है क्योंकि पूरा सरफेस क्या हो गया, ऑक्यूपाइड हो गया, और सरफेस पे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बन रही है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कि प्रेशर के बढ़ने के साथ थीटा बढ़ेगा, जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड को बता रहा है, और एक हाई प्रेशर की वैल्यू पे जाके जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा बेसिकली ये बताता है कि हमें कितनी गैस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। तो हाई प्रेशर पे जाके वो क्या करेगा, एक लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन डी, रीचेस ए कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, वो है टॉपिक सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, जिसमें हमें एक क्रिस्टल दिया गया है एफसीसी टाइप का। और एफसीसी टाइप के क्रिस्टल में जो फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जेड, उनकी वैल्यू होती है 4। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आता है 4। और हमें दिया गया है कि इस सेल की जो डेंसिटी है एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम की वो है 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। और जो एफसीसी सेल है उसकी एक जो एज है, एज की लेंथ हमें दी गई है बेसिकली, एज लेंथ 100 पिकोमीटर। हमें पूछा गया है कि इस टाइप के सब्सटेंस का अगर आपके पास 100 ग्राम प्रेजेंट हो तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता है कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम प्रेजेंट हैं। अगर हम ये पता कर लें कि 100 ग्राम के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उससे हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं। तो हमने 100 ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर क्या पता करना है, बेसिकली ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। तो ये हम कैसे पता करेंगे, हमें डेंसिटी दी गई हुई है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें इसका मास दिया गया है कि कितना है, दैट इज दी 100
ग्राम क्यूब। डेंसिटी पता है आपको, मास पता है, तो हम 100 ग्राम का क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, जो सैंपल का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम डेंसिटी और मास को यूज करेंगे, तो वो आएगा आपके पास मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो मास आपको 100 ग्राम दिया गया है, डेंसिटी आपको 10 ग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10 मीटर क्यूब। तो 100 ग्राम आपका जो सैंपल है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 10 मीटर क्यूब। अब आपको एक यूनिट सेल की एज लेंथ दी गई है 100 पिकोमीटर। 100 पिको का मतलब हो गया ये 10 की पावर -12 मीटर, और हम इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। तो ये बेसिकली बन जाएगा आपका 10 पावर -10 मीटर। 100 पिकोमीटर के बनेंगे 10 पावर -10 मीटर। अब एक यूनिट सेल का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होगा 10 पावर -10 मीटर रेज़ टू पावर 3, क्योंकि एच लेंथ का क्यूब होता है वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 10 पावर -30 मीटर क्यूब। तो ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया। ये आपके सैंपल जो 100 ग्राम दिया गया है उसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने डेंसिटी से। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल वो होंगे टोटल वॉल्यूम दैट इज 10 मीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल दैट इज 10 पावर -31 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गया आपके पास 10 पावर +31। इतने यूनिट सेल होंगे 100 ग्राम सैंपल के अंदर। अब हमें पता है एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट इज 10 पावर 31 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल। तो आंसर आएगा आपका 4 इंटू 10 पावर 31 एटम्स। तो आपके जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये डेंसिटी से हमने 100 ग्राम सैंपल के अंदर क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं एफसीसी यूनिट सेल के लिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है अपने पास वो भी सॉलिड स्टेट के टॉपिक से रिलेटेड है कि किस टाइप के डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी में डिक्रीज आता है। और आपने एक बात नोट करनी है कि हमारे पास डिफेक्ट्स में एक टाइप होती है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। ऐसे डिफेक्ट जिनमें सैंपल्स में डिफेक्ट होने के बाद भी मॉलिक्यूलर केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता। और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कटायन अपनी नॉर्मल साइड से मिस होके इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं बट क्रिस्टल को लीव नहीं करते। शॉर्टकी डिफेक्ट में कटायन और अनायन दोनों ही लैटिस साइड से डिस्प्लेस होके क्रिस्टल के सरफेस को लीव कर जाते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कटायन और अनायन के सरफेस लैटिस साइड को मिस करके सरफेस को लीव करने से यहाँ पे मैटर का लॉस होता है, जबकि लैटिस का वॉल्यूम वही बना रहता है। तो यहाँ पे मैटर के लॉस होने के कारण डेंसिटी में डिक्रीज आता है, जबकि इस डिफेक्ट में कटायन सिर्फ इंटरस्टिशियल साइड में मूव करते हैं, क्रिस्टल के सरफेस को लीव नहीं करते। तो इसीलिए जिन क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट होगा उनमें डेंसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा शॉर्टकी डिफेक्ट, जिसमें हमें डेंसिटी में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है बेसिकली रिलेटेड विद दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और हमें ये पूछा गया है कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर का सैंपल हो, सॉल्वेंट आपका वाटर है 1 लीटर, और 1 लीटर वाटर का हम अगर मास मान लें तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, वो 1000 ग्राम होगा, यानी कि 1 किलो होगा। तो 1 किलोग्राम सैंपल आपके पास वाटर का है, क्योंकि हमें मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ दी सॉल्वेंट चाहिए, तो हमने अप्रोक्सीमेटली इसका वेट मान लिया कि 1 किलोग्राम है। हमें पूछा गया है कि इस सॉल्वेंट के अंदर हम कितना इथेनॉल डालें कि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से चेंज होके कितना हो जाए, सोल्यूशन के लिए 14 फारेनहाइट हो जाए। और आपको वाटर के लिए केएफ वैल्यू दी गई है 1.86 केएफ की वैल्यू, जो कि होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये हमें वैल्यू दी गई है, तो केएफ की वैल्यू दी गई है हमें, और इथेनॉल और वाटर का हमें वैल्यू दिया गया है। हमें इथेनॉल की क्वांटिटी पूछी गई है इसमें।
तो सबसे पहले जो आपको चेंजेस दिए गए हैं टेम्परेचर में वो फारेनहाइट में दिए गए हैं। पहले आप इसको सेल्सियस में चेंज करोगे। आपने फारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन यूज करना है और जब वो रिलेशन यूज करके आप सॉल्व करोगे तो ये 14 फारेनहाइट आएगा आपके पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो सोल्यूशन आपका फ्रीज कर रहा है वो -10 पे फ्रीज कर रहा है। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें रिलेशन पता है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है केएफ इनटू मोलैलिटी ऑफ द सैंपल। केएफ होता है काइरोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट जो हमें 1.86 गिवन है। तो ये बन जाएगा केएफ इनटू मोलैलिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में लिख रहे हो तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो आपको केएफ की वैल्यू दी गई है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल और वेट हमने पता करना है कितना सल्यूट का ऐड करें। एमबी सल्यूट आपका इथेनॉल है तो इथेनॉल का जो हम अगर मॉलिक्यूलर मास पता करें तो वो आएगा 46 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 1 kg। तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपके पास डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसको आप केल्विन लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने केल्विन किलोग्राम पर मोल लिख दिया, आप इसको सेंटीग्रेड की फॉर्म में लिख दो सेंटीग्रेड किलोग्राम पर केल्विन। तो अगर आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे WB के लिए तो WB के लिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 46 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.86। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर आपके कैंसिल हो जाएंगे, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा ग्राम के अंदर। ठीक है, और अगर आप 460 को 1.86 से डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इस केस में WB की जो कि वेट है इसका इथेनॉल का, ठीक है, वो आपने क्या करना है 460 को डिवाइड कर देना है किससे 1.86 से। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी 460 डिवाइड बाय 1.86 तो वैल्यू आएगी वो आपके पास 247.31। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी दैट इज 247.31। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 33 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बट ये क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका सल्यूट आपको दिया गया है वो कह रहे हैं कि सिर्फ 50% ही डिसोसिएट हुआ है और आपका जो सल्यूट है वो डिसोसिएट कर रहा है, सल्यूट डिसोसिएट कर रहा है, आइडल बिहेवियर नहीं शो कर रहा। तो इस केस में हम वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करेंगे क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुई तो वेंट ऑफ फैक्टर को हम यूज करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर होता है आइटा। तो जो इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर पता करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें आइटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा ताकि हमारे पास अब नॉर्मल मोलर मास ना आए, नॉर्मल मोलर मास आए। क्योंकि अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर यूज नहीं करेंगे तो आपका सल्यूट नॉन आइडल बिहेव कर रहा है क्योंकि वो डिसोसिएशन शो कर रहा है सल्यूट है जो सॉल्वेंट के अंदर। और जो आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी गई है वो डेसीमोलर दी गई है। डेसीमोलर का मतलब 0.1 मोलर। और आपको ये कहा गया है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड 50% क्या कर रहा है डिसोसिएट कर रहा है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मतलब है K4Fe2CN6 फेरोसाइनाइड। तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो डिसोसिएट करने के बाद इसमें जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वो 5 बनेंगे। ठीक है, 4 पोटेशियम बनेंगे और एक बनेगा आपका फेरोसाइनाइड वाला आयन। अब आपको इसकी डिसोसिएशन यानी कि अल्फा 50% दी गई है। 50% का मतलब ये 50/100 हो गया तो ये 1/2 आ गया आपका। अल्फा आपको 1/2 दिया गया। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आइटा का रिलेशन यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो अल्फा होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर से इस रिलेशन से रिलेट होता है। आइटा वेंट ऑफ फैक्टर है m नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म हो रहे हैं डिसोसिएशन के बाद और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब हम यहाँ से आइटा निकालेंगे तो आइटा -1 नंबर ऑफ आयंस जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बन रहे हैं वो टोटल 5 बन रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू अल्फा जो कि आपका 1/2 है। तो आइटा -1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 5 - 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा।
तो आइटा के लिए जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। तो आइटा आपका आ गया 3। अब R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और आपने प्रेशर निकालना है। तो इस केस में जो आप R की वैल्यू यूज करोगे वो यूज करोगे 0.0821 एटमॉस्फेरिक यूनिट लीटर पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया गया है। अब आपके पास सारे पैरामीटर आ गए क्वेश्चन के लिए। तो जो पाई होगा आपका आइटा 3 पुट करोगे आप, सी कंसंट्रेशन पुट करोगे 0.1 मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर, और आर पुट करोगे 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर आप पुट करोगे 300 केल्विन। ये सारे पैरामीटर आपने पुट कर दिए। अब आप इसे पाई के लिए सॉल्व करोगे तो आप देखोगे मोल पर लीटर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, केल्विन पर केल्विन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ एटमॉस्फेरिक यूनिट बचेगा। तो आंसर आएगा आपका 3 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 इंटू 300 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो इन सभी फैक्टर को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 7.48 एटमॉस्फेरिक यूनिट डिग्री। तो आपका इस केस में करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। इस वे से ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे पता चला भी आइटा इंट्रोड्यूस करना है, आपको कह रहा है भी जो सोल्यूट है आपका वो डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएशन हो रही है तो सोल्यूट नॉन आइडल बिहेव कर रहा है, आइडल सॉल्यूशन नहीं है तो वहां पे आप वेंट ऑफ फैक्टर क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ताकि आपका जो मास है सोल्यूट का अगर आप वो इंट्रोड्यूस नहीं करते तो वो नॉर्मल आता है। तो इसीलिए करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया जाता है जब आपका सोल्यूट एसोसिएट करे या डिसोसिएट करे। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। ये भी सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड था कि अगर एजोट्रोपिक आपके पास सॉल्यूशन हो दो लिक्विड का जिनका बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स है, तो उस केस में कौन सा डेविएशन आ रहा है। सबसे पहले आप नोट करोगे कि एजोट्रोपिक मिक्सचर जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स होते हैं उसमें दो केस होते हैं। पहले तो नॉन आइडल सॉल्यूशंस में ये बिहेवियर देखने को मिलता है, जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके केस में वेपर प्रेशर में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं किससे, राउल्ट्स लॉ से। तो आपका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो एक्सपेक्ट करते हैं हम राउल्ट्स लॉ से उससे ज्यादा आ जाता है इस केस में, क्योंकि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन पॉजिटिव डेविएशन के केस में वीक होती है। तो अगर वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बिहेवियर से इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करने से आपके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट नेगेटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर है जो राउल्ट्स लॉ से हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेसिकली कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि इस केस में नए टाइप के फोर्स पैदा होने से इंटरेक्शंस क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होती है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, और जब सिस्टम का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमें कह रहा है कि कोई दो लिक्विड्स का एजोट्रोपिक मिक्सचर बना और उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा है, दोनों से ज्यादा होने का मतलब वो राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। सॉल्यूट सॉल्यूट और यहाँ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग होने से आपको वेपर प्रेशर में डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का अगर आपने मोलर मास पता करना है तो हमें पता है चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो ऑप्शन में दी गई है। पूछा गया है कि बेस्ट कौन सी है इसमें से, तो बेस्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। रीजन क्या है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम रूम टेम्परेचर पे ही मेजर कर सकते हैं, और दूसरा जो इस ऑस्मोटिक प्रेशर क्वांटिटी की वैल्यू आती है वो क्या होती है, बहुत हाई वैल्यू होती है। और जितनी आपकी क्वांटिटी की वैल्यू हाई होगी उतने ही आपके मॉलिक्यूलर मास पता करने में एरर के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अब जैसे आप डिप्रेशन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का केस देखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का केस, तो उस केस में जो चेंजेस आते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स में या डिप्रेशन पॉइंट्स, डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट्स में, वो बहुत माइन्यूट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास पता करने में अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट है तो
एरर के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यूज होती हैं रूम टेम्परेचर पे वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो जिस वजह से एरर के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो एक तो इसको रूम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, किसी टाइप की हीटिंग कूलिंग की जरूरत नहीं है। दूसरा, वैल्यूज इतने हाई होते हैं कि वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पता करने में जो एरर आएगी उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इन सभी में से क्या है, बेस्ट प्रॉपर्टी है अगर हमने किसी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिकली यही रोल रहता है कि हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके सब्सटेंसेस के क्या पता करेंगे, मोलर मास पता करेंगे। अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कि अगर आपका सैंपल में सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोसिएट करेगा तो आपके सिस्टम की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे NaCl है, NaCl अगर नॉर्मल बिहेव करे तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 है, बट अगर ये सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट कर जाए तो इससे 2 आयन बनेंगे, तो इसकी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होगी, कितने पार्टिकल सोल्यूशन में ऑब्जर्व होंगे, वो होंगे 2। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्रीज आता है। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की रेशियो होता है। तो डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होते हैं। तो इस केस में जो आपका आइटा है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 कब आता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी आ गया। 1 तब आता है जब आपका सॉल्यूट आइडल बिहेव कर रहा हो, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। लेस देन 1 तब आता है जब आपका सॉल्यूट क्या कर रहा हो, एसोसिएशन कर रहा हो सॉल्वेंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन था रिलेटेड विद वेंट ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 38 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर स्पेस क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड है। पूछा गया है कि किस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट 0 है। इसमें से आपने नोट करना है जिनकी ज्योमेट्री परफेक्ट होती है उन्हीं मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। सबसे बेसिक पॉइंट है। तो BCl3 के अंदर बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये परफेक्ट ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का है। इन दोनों बॉन्ड्स की जो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट यहाँ पे होगा और इस बॉन्ड का रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, तो नेट आपके क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी डायपोल मोमेंट की, और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। SO2 बेंट स्ट्रक्चर का होता है, वाटर भी बेंट है और अमोनिया पिरामिडल है। तो इन सभी में नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। BCl3 आपका ऐसा केस है जिसमें डायपोल मोमेंट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 39, उसमें पूछा गया है कि आपको इन सभी में से किसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आप नोट करो जो HCl4 है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो जिनॉन एटम की है वो sp3p2 है, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर 4 बॉन्ड बनने के बाद जिनॉन के पास 2 लोन पेयर है। तो यही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का है, पहली बात। तो दूसरे केस में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन है Bf4 नेगेटिव में, वो sp3 है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो F नेगेटिव बना रहा है, और बाकी 3 नॉर्मल बॉन्ड है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अमोनियम आयन भी टेट्राहेड्रल है, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इन सभी में से जो प्लेनर स्ट्रक्चर शो करेगा वो कौन करेगा, HCl4 शो करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो मेटेलिक क्लस्टर से रिलेटेड है, मतलब क्वेश्चन ये मेटेलिक बॉन्ड से है। तो मेटेलिक बॉन्ड में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स, कर्नल्स में आ जाता है आपका न्यूक्लियस और इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स, और एक होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज के कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच की इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब जो किसी भी मेटल की लस्टर होती है उस लस्टर का कारण होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट्स के कारण ही किसी मेटल के पास क्या होती है, लस्टर होती है। तो इन सभी में से आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑसिलेशन ऑफ द लूज इलेक्ट्रॉन। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
फ्री मूव करने वाले, उनकी ऑसिलेशन से ही मेटल्स के पास क्या होती है, लस्टर होती है। तो ये हमने आज सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम इसी तरीके से और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।